हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखिए 69 जो बीपीएससी है इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन डिटेल में क्वेश्चन पेपर जो है एनालिसिस करेंगे। एक से पूरा 150 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम लोग फोकस कर रहे हैं 72 बीपीएससी पे क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। और अभी हम लोग जो है इससे पहले आपने देखा होगा तो 71, ठीक है, एनालिसिस पूरा डिटेल में कर चुके हैं। डिटेल में मतलब 1 से 150 क्वेश्चन। उसके बाद 70 वाला डिस्कशन कर चुके हैं जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले। उसके बाद 70 जो है जो मेन पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया उसको हम लोग 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में ये भी देखा कि क्वेश्चन किस पोर्शन से बन रहा है। करंट अफेयर भी हम लोग उसमें लेके चल रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर का एनालिसिस करने का मतलब, क्योंकि करंट अफेयर का देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें किस पे करंट अफेयर पढ़ते टाइम कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग वो डिटेल में देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 69 डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा अगर वीडियो की क्वालिटी आपको कम लगे तो आप अपनी साइड से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, हम लोग पीछे से चल रहे हैं, मतलब मान के चलिएगा कि 71, 70, फिर 70 जो ये री एग्ज़ाम, ये 70, आज 69, फिर इसके बाद 68, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि बीपीएससी में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मतलब क्षेत्र है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस थीम रिपीट हो रहे हैं। थीम रिपीट मतलब कि वही सेम चीज़ें हैं जिस एरिया से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो आप लोग अगर हमारी जो पिछली वीडियो है वो देखी होंगी तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग बताते चलते हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी से टाइप में। ठीक है, अब देखेंगे तो जो अभी लेटेस्ट 71 बीपीएससी हुआ था उसमें आप लोग देखेंगे तो साइंस मतलब करंट अफेयर का देखिए 25 से 30 के आसपास, या कभी कभी 30 से प्लस। ठीक है, तो मान के चलिए 25 तो मिनिमम 25 से 30 के बीच में जो है करंट अफेयर का वेटेज रहता है। ठीक है, अब जो 71 बीपीएससी हुआ था उसमें आप देखेंगे मतलब लेटेस्ट वाला बीपीएससी, इसमें सीधे इन्होंने क्या किया था कि साइंस वाले पोर्शन से खूब सारे क्वेश्चन आए। वो भी साइंस वाले क्वेश्चन क्या है था, साइंस का करंट अफेयर से क्वेश्चन खूब सारे आए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर डिस्कशन करने का यही मतलब होता है कि अब हम पढ़ेंगे तो हमारा ये फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए कि भाई जो मेनली जो टेक वाला पोर्शन है, टेक से उसमें मतलब जैसे नहीं होता कि जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड या नई नई टेक्नोलॉजी वो पूछी गई हैं। साथ में हमारा जो युद्धाभ्यास हो गया, प्लस नई नई जो मिसाइलें हैं या टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन आए हैं। तो हम डिस्कस करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार सेवा द्वारा सक्षम की जाएंगी। 5G मतलब 5th जनरेशन। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क लाइसेंसिंग। अब देखिए ज़्यादातर में क्या होता है कि ऑल ऑफ द अबव सही होता है, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव मतलब 1 2 3 सभी सही हैं। ठीक है, तो मतलब 5G संचार द्वारा ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और बहुत लोग ये सब चीज़ें यूज़ भी कर रहे होंगे। अब देखिए दूसरी तरफ क्या है कि स्पेस मिशन है और उसके मतलब खोज, मतलब कि जो स्पेस मिशन भेजा गया, अंतरिक्ष मिशन भेजा गया है, वो किस खोज के लिए या किस ग्रह पे भेजा गया है, तो वो मैच द फॉलोइंग आपको करना। इसमें भी देखेंगे तो कई बार तो कुछ जो बहुत ही फेमस होता है उसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे कि नहीं इंडिया का चंद्र मिशन हो गया तो वो हमारे लिए पूरा समझ लिए कि प्राइड वाला और बहुत ही फेमस है। तो वो चाहे जरूरी नहीं वो करंट अफेयर ही रहे, वो कभी का कभी पूछ सकते हैं। तो साथ में आप क्या करेंगे कि जो लेटेस्ट मिशन होंगे, यहाँ तक कि नासा, इसरो से लेके पूरे वर्ल्ड में किसी भी एजेंसी का अगर फेमस है तो हमें उसको तैयार करके जाना पड़ेगा। वो कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी इन द सेंस कि वो एक साथ 4 5 पूछ सकते हैं या फिर सीधे एक ऐसे दे सकते हैं कि भाई आर्टेमिस मिशन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था। हाँ, शुक्र मंगल बृहस्पति ऐसे दे सकते हैं। साथ में ये भी दे सकते हैं कि आर्टेमिस मिशन जो है किस देश द्वारा भेजा गया था या किस एजेंसी द्वारा भेजा गया था। तो ये ऐसे में पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। ठीक है, तो सीधे देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में कह रहे हैं कि देखिए कैसनी ह्यूजेस जो है शनि और उसके वलयों की खोज के लिए भेजा गया था। जूनो बृहस्पति के लिए, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और शुक्र जो है शुक्र के लिए वेरिटास भेजा गया था। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि कपड़ा है और इसकी उत्पत्ति मतलब ओरिजिन किससे है वो देख लेते हैं। इसमें भी मैच द फॉलोइंग में तो सीधे देख लेते हैं। यानी कि लिनेन जो होता है सर का पौधा, जटा मतलब कायर
बोलते हैं इसको नारियल का पौधा। मोहेर होते हैं अगोरा बकरी के मतलब उससे बाल से बनाया जाता है। और लास्ट है डाउन, बत्तख और गीज के पंख से निर्मित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट जो है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस मतलब NCC कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा बोथ, मतलब पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो कंप्यूटर की भाषाएं कह रहे हैं कि ऑप्शन दे रहे हैं कि कोबरा, पाइथन, जावा और सिक्यूरल। ठीक है, तो ये चारों में कौन सी कंप्यूटर की भाषा है। इसमें भी देखेंगे तो कई बार ऐसे भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं नहीं हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो 3 दे दें, 1 हटा दें, या दो जो है ऐसे दे दें। सेम अगर कर देंगे तो जो नहीं है आपको दोनों हटाना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ना होगा कि कौन से में पूछा है या नहीं है, तो इसको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर की भाषाएं कौन सी है, तो इसमें देखेंगे तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त सभी जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, एक प्रकार से कोडिंग और इन सब की भाषाएं कंप्यूटर की भाषाएं होती है। जैसे देखेंगे ना कि C++, जावा, पाइथन, और मतलब ये सब कंप्यूटर की भाषाएं होती है। और देखेंगे तो लगभग 2500 अभी लगभग इससे ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन लगभग मिनिमम जो है 2500 प्लस जो है कंप्यूटर की भाषाएं जो है विकसित की जा चुकी हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं AI से रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें जब ये पेपर हुआ था मतलब 69 में, उस टाइम ChatGPT काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ था चीज़ों को। तो उसमें उसी से क्वेश्चन नहीं पूछ ले। अभी तो प्रेजेंट टाइम में बहुत लोग आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, बट ये नहीं पता होगा कि आपको ChatGPT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें पूछा कि हाल ही समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है कि वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, BPSC वाले। तो ChatGPT का फुल फॉर्म है कि जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो D मतलब देखिए, ChatGPT का पूर्ण रूप से जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर ये एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। और ChatGPT में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता, जिससे मनुष्यों के लिए समझना आसान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जीव का स्वाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि हाँ है या नहीं पूछा गया। जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है, तो नहीं को सर्कल मार दिया करें, जिससे ये गलती सिली मिस्टेक ना हो कि है पूछा गया था आपने नहीं पढ़ा, या नहीं पूछा गया था है पढ़ा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि सर्कल मारने से हमें याद रहेगा कि अच्छा कि पूछा क्या गया। तो क्या जीभ का स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, मसालेदार, खट्टा, नमकीन, उमामी, तीखा। तो इसमें जो है हो जाएगा हमारा C, मतलब कि 4 और 7, मतलब कि मसालेदार और तीखा, ये हमारे जीभ का स्वाद नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए C। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, मतलब कौन से इसमें जो मैच द फॉलोइंग सही है। तो इसमें देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग, सीधे इसका देख लेते हैं कि हमारा हो जाएगा कि इसमें जो है हमारा हो जाएगा C, मतलब कि 3 और 4 जो सही सुमेलित हैं, मतलब कि डिस्पानिया सांस की तकलीफ़ है, और एनोसिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। तो 3, 4 हमारा सही हो जाएगा, मतलब सही सुमेलित है और गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि किसका क्या होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। पल्सर क्या है ब्रह्मांड में, देखेंगे तो घूमते तारों के घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ठीक है, अब तारे क्या होते हैं देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि
इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो पल्सर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो डिटेल देख लेते, कह रहे हैं कि पल्सर ब्रह्मांड में घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। ठीक है, तो जो पल्सर है इसको न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारों में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं। ऐसे असीमित घनत्व द्रव्य मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है बताया गया, इसमें से और क्वेश्चन बनने की संभावना है, बन सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे, ठीक है, जो मतलब आजकल देखिए ये हमेशा चर्चा में बना रहता है कि जो मतलब कहीं यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कहीं विजिट पे जाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं। अभी हाल ही में देखिए अमेरिका में जब मतलब बाइडेन के टाइम पीरियड में गए थे तो उन्होंने प्रयोगशाला में विकसित हीरे को गिफ्ट किया था। ठीक है, मतलब वहाँ की प्रथम लेडी को। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ था, वहाँ से पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ चर्चा में चीज़ें रहती हैं तो बैकग्राउंड में उसका साइंस पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं, कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे, इसको बोलते हैं LGD, के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सफ़ेद नीलम, मोइसानाइट, ग्रेफाइट और CZ मतलब क्यूबिक जिरकोनिया। तो इसमें हो जाएगा C मतलब ग्रेफाइट। इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVD 2 विधियां हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो प्रयोगशाला में हीरा कृत्रिम रूप से विकसित किया जाता है तो इसके लिए 2 तकनीक है, मतलब HPHT और CVD 2 विधियां हैं। 2 तरीके से जो है हीरा प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। दूसरे, ठीक है, दोनों विधियों में एक बीज तथा दूसरे हीरे के टुकड़े के रूप में शुरू होता है। HPHT विधि के बीज में शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अत्यधिक उच्च दाब के संपर्क में आता है। और CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील बंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे और फिर धीरे धीरे वो चिपक के क्या होता है, कृत्रिम हीरा विकसित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 विधियाँ कृत्रिम हीरा विकसित करने की हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ, यहाँ तक कि न केवल BPSC में बल्कि मतलब राजस्थान में देखेंगे तो यूपी, जितने भी हिंदी बेल्ट में, वहाँ कई बार ये रिपीट हुआ। तो इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर होता है केवलर। तो D इसका आंसर हो जाएगा, और कई बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि HMX का मतलब कि पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे तो हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इसका पूर्ण रूप क्या है, बट ऑप्शन से आप सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 1 या 2, 2 या 3 और 1 4 और C मतलब केवल 1। अब किसी चीज़ का फुल फॉर्म एक साथ 2 तो फुल फॉर्म नहीं हो सकता है ना, तो सीधे सा बात है एक ही होगा। तो इसका एक ही में 1 दिया है, तो C वाला पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसका हो जाएगा HMX, इसका फुल फॉर्म एक ही होगा, था ये हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है 22 अक्टूबर को लॉन्च किए गए टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ, ये है तो करंट उस टाइम मतलब जब पेपर हुआ था करंट अफेयर से चर्चा में बना हुआ। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टेमिस। बट प्रेजेंट टाइम में कोई फेमस मिशन भेजा गया है अंतरिक्ष में, कोई रोबोट विकसित हुआ है। ठीक है, बहुत बात होता है कि रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो उसका क्या नाम था, किस कंट्री द्वारा भेजा गया है, ठीक है, किस ग्रह पे या कहाँ पे भेजा गया। तो वहाँ से हमें डिटेल में करंट अफेयर में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हमें उस पर फोकस करना होगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। बहुत बार चर्चा में मतलब फेमस योजना है, तो ये पूछ लेते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर A कि यह अनुसंधान और विकास उपक्रम है
जिनसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया। किससे? मैनहट्टन परियोजना से। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया, मतलब यूएसए और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा मैनहट्टन परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15 नंबर की अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। तो देख लेते, कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। कहने की फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, ठीक है, मतलब सिंपल से पूछे वो करें फोटो इलेक्ट्रिक के क्या उपयोग है, तो इसका होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल या विद्युत नेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगर बहुत उसको टफ बनाना होगा तो सेम हो सकता है कि अगली बार फोटो इलेक्ट्रिक की जगह पे यही दे दे कि भाई विद्युत नेत्र क्या है या कि क्या उपयोग होता है, किसको कहते हैं। तो विद्युत नेत्र ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल को। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं, फोटो ऊर्जक सेल, फोटो प्रवाहिकी सेल और फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 16। 17 नंबर कह रहे हैं कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा हो जाएगा विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। किसको? विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर डी। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं को किसे उत्तेजित करते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये 2023 में जब पेपर हुआ तो 2022-23 ये सब पूरा कोविड वाला काल चर्चा में बना हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन आने ही थे। तो कह रहे हैं कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं की कैसे उत्तेजित करते हैं? कह रहे हैं कि SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, दूसरा कह रहे हैं कि इसका कि वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश कराकर और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मतलब कि ए क्या था? ए था कि SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है, तो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ए आंसर क्या करें कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करती है। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधी क्षमता, मतलब एंटीबॉडी, बहुत चर्चा में बना होता है एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब ना। तो ये कह रहे हैं कि प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइड के साथ साथ बी लिम्फोसाइड की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में वायरस से कैसे लड़ना। सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं जब कोविड में टीकाएं लगाई जाती थी उसमें क्या होता था, कोविड के जो वायरस थे वही सब मृत्यु, मतलब मरे हुए रूप में शरीर में उन्हीं से निकाल के एंजाइम्स के रूप में समझ लिए वही प्रवेश कराए जाते थे। जब शरीर में प्रवेश कराए गए तो उससे हमारी बॉडी क्या हुई, एंटीबॉडी बना लेती थी। तो भविष्य में या फिर जब हमें फिर वायरस की चपेट में हम आते हैं तो हमारी बॉडी पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई रहती है, तो उसको मार देती है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, 19 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? मतलब कौन सा एक प्रकार से विलयन दिया गया है तो या तरल दिया गया है, तो वो कौन सा विद्युत का क्या है, कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसमें हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब क्यों, देख लेते हैं। नींबू का रस, दूध, सिरका, सामान्य नमक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नमकीन पानी, संतरे का रस,
आसुत जल, शहद, समुद्री जल तथा वर्षा जल क्या है, विद्युत के सब सुचालक हैं। तो जितने सुचालक है इसमें से कोई कुचालक नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देखिए कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचनाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत बार रिपीटेड बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मतलब नॉर्मली आपको 15 से 20 या 20 से प्लस ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीट से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और थीम वाइज अगर रिपीट करेंगे तो 50 प्लस आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं कि उसी क्षेत्र से, उसी एरिया से पूछे जा रहे हैं। तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचनाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। कब, 1953 में, ठीक है। तो अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है, कि मतलब कांस्टेंट सेम वेलोसिटी एट एनी कांस्टेंट, मतलब किसी भी क्षण एक ही वेग होगा किसका, अगर दो अलग अलग वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर, ठीक है। अगर थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा करें कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से, ठीक है, गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उससे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जब उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तित होता रहता है। अगला कह रहे हैं कि 22 नंबर क्या है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसा काम करते हैं। तो वेक्टर टी के प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करने के लिए कैसा काम करते हैं। अब आपको उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखिए, जब ये पेपर हुआ था उस टाइम बहुत सारा टीकाकरण इन सब में चर्चा में हुआ था, तो उन्होंने खूब सारे साइंस टेक्नोलॉजी में टीका इन सब से संबंधित जो है उससे क्वेश्चन पूछ लें। अभी जब 71 बीपीएससी हुआ था उसमें क्या किया कि आप देखेंगे ना कि अभी भी हालांकि वो चीज़ें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी वॉर बहुत जगह हो रहे, तो हमारा डिफेंस का क्या स्ट्रक्चर है, हम लोग क्या विकसित कर रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे खूब सारे क्वेश्चन आए थे और वो चीज़ें अभी भी चर्चा में बनी हुई। तो मान के चलिए कि करंट अफेयर में हमें टेक वाला और डिफेंस वाला ये सब पोर्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 22 नंबर कह रहे हैं कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। उसका हो जाएगा कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर जो है प्रतिरोधी क्षमताएं प्रदान करते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 22 का सी। 23 कह रहे हैं कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसको सब कंडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव और संवहन। तो कौन सी लगातार परत जोड़ने की प्रक्रिया, इजी क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा सी, मतलब समुद्र तल का फैलाव। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सी मतलब इसका आंसर हो गया लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के द्वारा शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूमि वैज्ञानिक हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना दी थी। अब सीधे पूछ सकते हैं कि समुद्र तल की फैलाव की परिकल्पना कब दी थी। तो ईयर के साथ 1960 के दशक में कौन सी, हैरी हेस ने इसके परिकल्पना दी थी, जिसमें मध्य महासागर की चोटियों और बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण सम्मिलित है। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक के गहरे मतलब समुद्री खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ जाता है तो यह नई परतों का निर्माण होता है। चूँकि ये प्रक्रिया चलती रहती है, इससे नई परत का विकसित निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहना है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। सी इसका मतलब भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही फेमस थियरी है, इंपॉर्टेंट थियरी है प्लेट टेक्टोनिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है, ठीक है। मतलब
को महामारी इन द सेंस समझिएगा, ये कोविड टाइम पीरियड था तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो mRNA मतलब कि इसको बोलते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब mRNA, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए इसका फुल फॉर्म। AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस बाई, मतलब AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर द्वारा, ठीक है, सी। तो सॉरी, AC करंट कैसे उत्पन्न होते हैं? तो इसका हो जाएगा डायनमो द्वारा, बी, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि AC करंट को डायनमो द्वारा मतलब उत्पन्न करते हैं। डायनमो या AC जनरेटर एक ऐसा यंत्र हो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में AC भेजता है, ठीक है। चोक कुंडली क्या होती है? विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धाराओं की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि चोक कुंडली क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धाराओं के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला है कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, धारा घनत्व सदिश राशि, ठीक है। तो 28 नंबर कह रहे हैं कि मेडिकल केमिस्ट जो मतलब दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल मतलब आणविक लक्ष्य के हिसाब से वर्गीकृत करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कह रहे हैं कि मेडिकल केमिस्ट में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो यह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसमें से अधिकतर जैविक प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करती है। इसका हो जाएगा 28 का आंसर बी। 29 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा कि उपयुक्त में से कोई नहीं धीमा करता है। डिटेल में देख लेते, कह रहे हैं कि मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर मापे जा सकते हैं तथा इन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष धीमा करता है। प्रक्रियाओं की दर को विष धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रक्रियाओं का वेग अधिक या कम हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। ऋणात्मक धन में प्रक्रिया बढ़ा देती है, ऋणात्मक में कह रहे हैं कि घटा देती है, वेग को घटा देती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, इसका हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। देख लेते हैं डिटेल में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्ट मतलब रीढ़ की हड्डी के एक बंडल से मिलता है। रीढ़ की हड्डी से किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिका में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मानव की तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में विभाजित होता है, क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं, जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और उत्प्रेरक। संवेदी तंत्रिका तंत्र उद्दीपन को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा प्रेरक तंत्रिका तंत्र नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतकों में पहुंचाती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 30 नंबर 31 नंबर कह रहे हैं कि 31 कह रहे हैं कि शिपवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एकमीसाल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। यह स्थान कहाँ पे है? तो यह स्थान जो है कहाँ पे है आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा तट के बाहर, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा
इसका ए होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि कहना कि सूची रीफ या एमिसाल ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। वे स्थान गोवा तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज़ के मलबे को देखने के लिए की गई जो गतिविधि है इसको शिपवेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से भी जैसे नहीं होता कि विलेज टूरिज्म हो गया, माउंटेन टूरिज्म होता है, तो शिपवेक टूरिज्म क्या होता है कि जहाज़ों के इन सब के मलबे देखने लोग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शिपवेक टूरिज्म। ठीक है, G20 का सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि वैश्विक GDP का 85%, वैश्विक बाजार का लगभग 50%, विश्व की जनसंख्या का 2/3 है। उपयुक्त में से कौन से आंकड़े सही है? तो इसका हो जाएगा 1 और 3, मतलब वैश्विक GDP का लगभग 85% और विश्व की तिहाई जनसंख्या का 2/3 2/3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है G20 में आप देखेंगे तो इंडिया चाइना है, तो जो कि बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन ऑलरेडी है सबसे वर्ल्ड में, तो 2/3 हो ही सकती है। तो कह रहे हैं कि अब इसको आप लोग इसको मत देखिएगा। ठीक है, आप सिंपल से बताइएगा कि जो इंडिया में G20 जो सम्मेलन हुआ था किस नंबर पे हुआ था। ठीक है, किस नंबर, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 15, 16, 17, 18वां G20 किस नंबर का हुआ था, और साथ में जो है किस डेट को हुआ था, ये फिर पूछा जा सकता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन करें कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिकों के समूह के मुखिया कौन सा था। ठीक है, तो ये देखेंगे तो येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, रशियन नाम है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इस चर्चा में बना हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी, किसी ने मार दिया था, ऐसे चर्चा में था। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो उसका हो जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब इससे होगा कि आपको जितने भी फेमस रिपोर्ट हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस इंडिया की क्या रैंकिंग है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमें पढ़ के जाना पड़ेगा करंट अफेयर का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है कि सही है? तो इसके कौन से कथन इनका हो जाएगा, इनकी बहुत लंबे टाइम में डेथ हुई थी, तो इन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कौन? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि कह रहे हैं कि गुजरात में आयोजित एक्सपोर्ट 2022 का क्या विषय था। ठीक है, अब देखिए इसमें हो जाएगा, हालांकि उस टाइम ये करंट का बी हो जाएगा, गौरव का मार्क ले, बट ये है कि इससे ये होगा कि जो फेमस हमारे यहाँ एक्सपो हुए या कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो उसकी थीम क्या थी, कहाँ आयोजित हुआ, उसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे गुजरात दे दिया, बट हो सकता है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था, ऐसे पूछ सकते हैं। कुछ फेमस इवेंट हुए तो उसका आप पूछ सकते हैं वो किस स्टेट में हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या थीम थी, तो ऐसे हमें करंट अफेयर में पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला कहना है कि थाडिंगयुट महोत्सव को 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये देखिए मैं हमारी भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। दूसरा कह रहे हैं कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास एवं कार्यस्थल है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। चौथा कह रहे हैं कि अब यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मतलब 2, 3 और 4, 2, 3, 4, ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो 1800 दिया था, नहीं 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, USA के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान। 1 नवंबर 1800 में जॉन एडम्स इस इमारत में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, तो इसका हो जाएगा पहला स्टेटमेंट गलत है और सब सही। ठीक है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग देखेंगे तो यह एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, इसको होता है नेट मीटरिंग। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा सही। देख लेते हैं, इससे हो सकता है क्वेश्चन और भी बने, क्या हो सकता है। ठीक है, नेट मीटरिंग एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को उनके द्वारा ग्रिड से जोड़ी गई बिजली के लिए श्रेय देता है। यह घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है कि जो अधिक अवशेष ऊर्जा को ग्रिड में वापस निर्यात करने की, सिंपल सी बात है। आप लोग इसको सिंपल सी नेट मीटरिंग क्या होती थी कि जैसे कि सरकार ने सब्सिडी द्वारा सौर ऊर्जा पैनल ये सब लगवाया, तो आपने जितना उपयोग कर पाया ठीक है,
बट नहीं, अगर आपके पास इफरात मतलब ऊर्जा या बिजली विद्युत ज़्यादा बन गई, आप उतना यूज़ नहीं कर पा रहे, तो नेट मीटरिंग द्वारा आप उसको रिवर्स मतलब कि उसी मीटर द्वारा आप उसको बेच सकते थे, ठीक है, उसको वापस कर सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं या ग्रिड को वापस भेज सकते हैं, तो उससे आपको पैसे भी मिलेंगे और प्लस आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये वाली बात थी। इसमें भी देखिए रंग और संयोजन, उसको आपके क्या करना है, मिलाना है। तो आपका 40 में मिलाना है, मतलब रंग, और देख लेते हैं इसके डिटेल में सूची देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि मैजेंटा कैसे मतलब बनता है, तो लाल और नीला। टील जो होता है नीला, हरा और सफ़ेद से। मोव होता है नीला, लाल और सफ़ेद से। और सियान होता है हरा और नीला से, ठीक है। 41 नंबर कह रहे हैं कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटेनिक जहाज़ के पोताओ से इसकी यात्रा के दौरान फट गई। तो इसमें हो जाएगा टाइटन, ठीक है। अगला भी सूची देखेंगे तो जूते, फैशन, सामग्री और विवरण, मतलब इसमें भी मैच दिया आपकी फॉलोइंग करनी, तो इसको भी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। साथ में करें कि बेरेट क्या होता है, एक प्रकार की टोपी, ठीक है। लेटोज होता है महिलाओं के जूते का एक प्रकार होता है। एविएटर्स होता है एक प्रकार का धूप का चश्मा होता है। चिंगनोज नोन होता है एक प्रकार का केस विन्यास होता है। और ब्राग्स होता है जो पुरुष के जूते का एक प्रकार होता है। 23 नंबर कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था, तो एथेंस में, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ होते हैं, क्योंकि कहाँ तक आदमी करंट अफेयर पढ़ेगा, कहाँ से वो करेगा। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मान ली कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कुछ इंटरव्यू बहुत फेमस हो गया, चर्चा में रहा, या विवाद की वजह से या पॉजिटिव नेगेटिव किसी वजह से, तो किसको दिया था, क्या बस उतना देख सकते हैं। बट ये थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। 44 कह रहे हैं कि एक तरफ जो है इन्होंने इसमें भी मैच दी फॉलोइंग वाला पूछने कौन सा सही सुमेलित है, स्पोर्ट है उसको आपको मिलाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेते हैं। तो इसमें हालांकि 2 ही सुमेलित हैं, बट हम सबका देख लेते हैं कि क्या किसका होगा। तो खेलों के संदर्भ में निम्न जोड़ी सही है। वीनस रोजवाटर डिस विम्बल्डन ट्रॉफी होती है महिला। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला। डॉफनेन अरखुस्ट मेमोरियल कप। प्लसिंग मीडोज यूएस ओपन। और फ्रेंच ओपन होता है रोलैंड गैरोस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 45 नंबर कहना है कि गृह मंत्रालय ने 2022 में किस देश में कितनी भाषाओं में वही फील्ड वीडियोग्राफी के भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कहाँ पूरा किया। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 45 नंबर। तो 46 पे आते हैं, कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने भारत ने गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में गिद्धों की जनगणना होती रहती है, तो प्रेजेंट टाइम में बताइएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गिद्धों की संख्या किस स्टेट में है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 47 कह रहे हैं कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये भी हालांकि करंट अफेयर का ही चर्चा था। एक बोलते हैं कि जो है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, नागालैंड वहाँ पे पड़ता है। हाँ, तो उत्तर पूर्व में नागालैंड राज्य में ये पड़ता है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। सिंपल सी बात हो सकता है, आपको यही पूछ ले कि नतांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो नागालैंड में है, ठीक है। हाल ही में, ये भी करंट अफेयर, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ए, मतलब यूएसए। तो ये चर्चा में बना रहता है करंट अफेयर, विवादित स्टेटमेंट कोई ये चाइना दे दिया इन सब पे, तो फिर वो काउंटर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों 10 मीटर एयरपोर्ट पर कौन सा पदक जीता। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें देखेंगे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पोर्शन से आ रहा है, हमें स्पोर्ट पढ़ते टाइम करंट अफेयर्स उसको फोकस रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस ग्रेड में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया गया, तो ग्रेड 6, ठीक है। ये भी उसी टाइम लगभग आई थी, तो लगभग 1-2 साल जो है चर्चा में लगातार बनी हुई थी ये पॉलिसी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ये 51 मतलब 51 करें, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग मतलब
ECTA पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, ठीक है। वो भी देखिए 22 मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट याद रखिएगा अभी बहुत से देशों के साथ हम लोग FTA जो है इंडिया कर रहा है, बहुत समझौते कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 52 कह रहे हैं कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिससे सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया सके? तो न्यूजीलैंड में किया था। बट ऐसे अगर कोई करंट अफेयर में प्रेजेंट टाइम में कुछ समझौते या कुछ कानून पारित होते हैं किसी देश द्वारा, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला 53 नंबर कह रहे हैं कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिल या डोम्बिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुर्खियाँ ये भी देखिए कि करंट अफेयर का है कि रूस हो जाएगा इसका आंसर। ये भी जो है ऐसे नहीं होता कि नए नए खोज हो गए या कुछ प्रजाति पाई गई या कुछ अलग चीज़ें हैं, तो वो भी वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा महासागर मतलब ओशियन से संबंधित है। लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? तो महासागरों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये कि कोई फेमस नहीं होता कि दिल्ली घोषणा पत्र हो गया या फिर USA घोषणा पत्र या फिर किसी भी मतलब जहाँ पे वो चीज़ें मीटिंग होती है उसी नाम से घोषणा होती है, तो ये तो किससे संबंधित थी और किस कहाँ पे हुई है, तो वहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा करंट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अगला घोषणा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? अभी तक देखेंगे तो 55 क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए और पहला कोर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे तो घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 55 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को से संबंधित। अब यूनेस्को में क्या होता है, करंट अफेयर में यूनेस्को ने, हालांकि जो हमारे कंट्री में कोई भी यूनेस्को साइट अगर घोषित करते हैं तो उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, मतलब वो हिस्ट्री का पार्ट भी हो सकती है करंट अफेयर का। साथ में यूनेस्को की बैठकें कहाँ पे हुई, किसके अध्यक्षता में हुई, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो इंडिया गेट, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक होमवर्क है, इसका आप लोग जरूर उससे आंसर दीजिएगा कि बिहार में कितने वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को की हेरिटेज साइटें बिहार में कितनी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको, हालांकि पूछा भी गया, बट आप लोग करंट अफेयर कह रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है ज़रूर आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 57 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे तो आयरलैंड के क्वेश्चन, मतलब आयरलैंड के संविधान से ली गई है, किसके, जो है नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की अवधारणा किसमें है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, भाग 4। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्किम भारतीय राज्य का हिस्सा बना था 1975 में, मतलब 1974 में। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा जो है सिक्किम को भारत के सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, ठीक है। तो पाउंड स्टर्लिंग। अब ये है कि आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो उस टाइम जो चलता रहेगा वो हो जाएगा, बट नॉर्मली ये महंगी रहती है सबसे ज़्यादा, पाउंड स्टर्लिंग। 60 नंबर कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने किस वर्ष को कार्बन उत्सर्जन या बिहार राज्य प्रदूषण मुक्त घोषित किया, ठीक है। अब देखिए इसको तो बिहार का टारगेट 2040 तक कार्बन मुक्त कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है, ठीक है। तो 40 है, हालांकि आयोग ने इसको हटा दिया था, बट 2040 हो। अब इससे ये है कि हम लोग, हालांकि पिछले वालों में कई बार डिस्कस किए हैं कि बिहार का कुछ उनकी जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बिहार का जो है बजट इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसमें स्पेशली जो हमारे बिहार सरकार की, हालांकि GSDP होती, प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्लस साथ में जो टारगेट होते हैं जो बहुत अचीव किए गए टारगेट फेमस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 61 नंबर कहना है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो इजी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, रिपीटेड कई बार क्वेश्चन है। अब देखेंगे तो करंट को छोड़ के और जो स्टैटिक्स पूछे जा रहे हैं इजी पूछे गए इसमें।
ठीक है। बिहार मतलब भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी देखेंगे एक प्रकार से कढ़ाई की कला है कि बिहार के देखेंगे तो सुजनी ये मुजफ्फरपुर एरिया इन सब में फेमस है। इसको मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग भी प्रदान किया गया। परंपरागत रूप में महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके तैयार करते थे, जिसको सुजनी कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे कपड़ों को जोड़कर उसमें एक साथ सिल के उस पर कढ़ाई की जाती थी, उसी को बोलते हैं। और ये मुजफ्फरपुर की फेमस है, जिसको जीआई टैग दिया गया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि ये बिहार का वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहे हैं कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा कह रहे हैं कि ये खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन के अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे तो इसमें हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब सी वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जो है जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या पहला स्टेटमेंट दिया था? इन्होंने कहा था कि बांका जिले में, बट ये कहाँ पे? भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में कराई थी। 160 विहार तथा व्याख्या के लिए अनेक कक्ष बनाए गए थे। ठीक है, विहार क्या होता है? बिहार होता है निवास स्थान। बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यह खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन से विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में बाबर के आगमन का कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा कह रहे हैं कि प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई, तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका सी मतलब 3-4 कि प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला और मेहराब और गुंबद तुर्कों द्वारा मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया में फरगना नामक स्थान पर। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत में 4 आरंभिक आक्रमण किए थे। अगला देख लेते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो उसमें देखेंगे सूरत को कहा जाता था मुगल के टाइम में। बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार, सूरत। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान बहुत बार पूछा गया, फेमस मतलब क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी मराठा प्रशासन में। ठीक है, अगर देखेंगे तो उसमें 2-4 जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके पहले वाला छोड़ दें तो अगर आपने PYQ किया तो अभी तक जितने भी आपने ये कोर स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए तो आप इजीली केवल PYQ से ही सॉल्व कर सकते हैं। घुमा फिरा के वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो PYQ का यही फ़ायदा है कि आपको अगर 5-10 साल का अच्छे से कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया वही पेशवा, अमात्य, मंत्री, सुमंत, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव, ये सब अष्टप्रधान थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाले के रूप में होता है। बोधिसत्व वह होता है जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहरी बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफाओं मंदिरों का एक परिषद है। ठीक है, एलोरा गुफाएं दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफाओं परिषद में से एक है। 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत में आया था। दूसरा कह रहे हैं कि ह्वेनसांग एक चीन बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, कई बार पूछा गया है। फाहियान जिसे फैक्सियन भी कहा जाता था, एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 375 से 414 के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। ह्वेनसांग एक चीनी
बौद्ध भिक्षुक जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 647 में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, अतः कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, एक तरफ लिस्ट दी गई, एक तरफ जो है जो चीज़ें मतलब किसने विकसित की एक प्रकार से, तो मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो चरक चिकित्सा संबंधित मतलब विकसित इन द सेंस कौन किससे रिलेटेड है, तो चरक जो है चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर जो ज्योतिष और विशाखदत्त जो है नाट्यकार थे। तो विशाखदत्त की फेमस रचना कौन सी है, मुद्रा राक्षस, कई बार पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 70 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में से इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। तो बहुत बार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बलबन। ठीक है, इसने और क्या, बलबन ने और कौन कौन सी प्रथाएं स्टार्ट की थी, आप लोग उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, तो उसमें उत्तर भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उड घोषणा पत्र जो आया था 1854 में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो देखेंगे तो इसका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो उड घोषणा पर 1854 में प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना थी। महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। तकनीकी विद्यालयों तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना सिफारिश की गई थी। उड के प्रेषण को भारत का शिक्षा का मतलब उड घोषणा पत्र को भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है, तो उड घोषणा पत्र कब आया था, 1854 में। ये ध्यान रखिएगा। कह रहे कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, तो इसमें हो जाएगा हमारा सी, मतलब कर्नाट राजवंश के टाइम पे इसका विकास प्रारंभ हुआ था। 74 कह रहे कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगिरी था। तो देख लेते, कह रहे कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक दिखेंगे तो पटना, गया, शाहाबाद और का कुछ हिस्सा पड़ता है। बिम्बसार जो है ये अजातशत्रु इस समय इनकी राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, किंतु उदयन ने राजगिरी से अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र या कुसुमपुर जो स्थानांतरित की थी। किसने की थी, तो इसमें देखेंगे तो उदयन ने इसको ट्रांसफर कर दिया था। शिशुनाग वंश ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित कर वैशाली ले गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यहाँ की राजधानी बनी रही। अब देखेंगे तो इससे जो है इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी हम आगे भी देखेंगे, कई बार इसी से कई क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पहला कह रहा है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त घोषित कर दिया। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। डिटेल में देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को विनियमित करना तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की लॉर्ड मेयो ने 1870 का संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम। दूसरा कहना है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। किसके बाद, लॉर्ड मेयो की 1870 की घोषणा संकल्प के बारे में बात हो रही है। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया। और तीसरा, प्रांतों की व्यावसायिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो नीचे दिए गए जो आपको कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। उसमें देखेंगे तो डी हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3 और 4 सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, देख ले रहे हैं डिटेल में थोड़ा सा कि लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित प्रावधान का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था।
प्रांतीय सरकारों को सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और रॉयल सरकार की ओर से अपने बजट पर ले जाने वाले स्थानीय कराधान को सहारा लेने की अनुमति दी थी। राजनीतिक, अगला क्वेश्चन 77 है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीतिसार जो है बी मतलब कामनंद द्वारा लिखी गई थी। फतुह आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थे ईश्वर दास नागर। फतुह आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी 1698 मतलब 1698 तक औरंगजेब के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं सम्मिलित है इसमें, इस पुस्तक में, फतुह आलमगीरी में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम लोग पिछले में डिस्कस किया था, जितने भी 10 साल में किताब, पुस्तकें या फेमस चीज़ें हैं उसको एक साथ एक लिस्ट बना के लिख लेना है, उसको याद करते जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी? तो देखेंगे तो समुद्रगुप्त के पास इन्होंने एक मिशनरी भेजी थी। किसने? चीनी स्रोत मतलब जो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने। 80 कह रहे कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तो हुआ था 22 मार्च 1912 में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को विजय प्राप्त की तथा भारत के सबसे प्रमुख ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसी से देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन बनना है या बनता ही है बीपीएससी में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहे हैं कि ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि इसकी सीमाएं 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से मिल लगती हैं। चौथा कह रहे हैं कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंझा के पास झील से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील में श्वेत नील का उद्गम होता है और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इसने उल्टा कर दिया है। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता तो उसे हीट वेव माना जाता है और पहाड़ी में 30 डिग्री जब पहुंच जाता है उससे अधिक तो उसको हीट वेव माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, स्टेटमेंट का इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर की खोजकर्ता और जन्म स्थान उनको बताना है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली की खोज करता है। जैक्स कर्टियस फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम ऑफ मैगलन जो है पुर्तगाल। ठीक है, यूएई के रियासती राज्य हैं। ठीक है, तो यूएई के रियासती राज्य हैं तो देखेंगे अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उम्मा अल कैन, फुजैरा और देखेंगे फुजैरा चर्चा में भी ईरान है, बहुत बार ईरान की यहाँ पे मिसाइलें इन सब पे होती है। राद अल खैमा, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यूएई को 7 राज्यों में विभाजित किया गया है, तो यूएई को 7 राज्यों में विभाजित किया गया है, मतलब अबू धाबी, दुबई, शारजहां, फुजैरा, उम्मा अल कैन, रास अल खैमा और अजमान। ठीक है, तो ये 7 राज्यों में विभाजित है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो देखेंगे तो नगरी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी के रूप में राशु, काची, ककरी
दुलंग नदी और खर गई है। अच्छा 86 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, गजनेरी वन्य और भीम वन्य अभ्यारण्य। तो इजी है क्योंकि 1 और 4 जो है वाल्मीकि और ये है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो दुधवा कहाँ पे, दुधवा देखेंगे तो यूपी में, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है और गजनेर जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। 87 कह रहे हैं कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। गंगा नदी की डॉल्फिन को आईयूसीएन के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टली नेत्र लेंस नहीं होता जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय रूप में मान्यता दी गई। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, कि लुप्त मतलब इंडेंजर्ड, गंगा नदी को आईयूसीएन के इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा नदी डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। ये दृष्टिहीन होती हैं और शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात पराश्रव ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। और गंगा नदी को 2000 भारत में क्या जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। अब आपको एक होमवर्क है कि देखिएगा डॉल्फिन की जनगणना कितने वर्षों में होती है। हाँ, आप लोग अगर पता है कमेंट बॉक्स में दिए, नहीं पता तो आप गूगल करिएगा। डॉल्फिन की जनगणना कितने दिनों में होती है, प्लस जो है सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है और बिहार में कितनी डॉल्फिन है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? इसको बताए नारायणी नदी बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार का एक ही जिला है जमुई जहाँ पे सोना पाया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो त्रिवेणी बनाया गया है गंडक नदी पे, ठीक है, नहर। 91 कह रहे हैं कि घाना तट पर सोने के शुद्ध प्लेसर जमाव में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं, ठीक है। और कारक क्या है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। तो इसमें जो है कि मतलब सही है, दोनों व्याख्या करते हैं। आपने वो सुना होगा ना प्लेट टेक्टोनिक या वेगनर का, प्लेट टेक्टोनिक एक क्वेश्चन आया था। और एक देखेंगे तो एक वेगनर की थ्योरी थी, ठीक है। और एक बार देखेंगे तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित देखेंगे तो बिग बैंग थ्योरी थी। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ये पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग को अच्छे तैयार करके जाना है। तो वही है कि यहाँ पे घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर का जमाव पाया जाता है और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। इसमें से यह प्रमाणित होता है कि किसी समय महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त है, ठीक है। 92 कह रहे हैं कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनती है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टानी प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टानी प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक है। क्वाटरनी चट्टानी प्रणाली हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। तृतीय चट्टानी पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुखी, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाहित नमक, दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका हो जाएगा कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्व तट पर लगभग इतने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के समूह, ज्वालामुखी, समुद्री शैवालों युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, खारे, दलदल और मैंग्रोव वन क्षेत्र सम्मिलित है, ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू मतलब भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री दोपहर में 12 बजता तो थिम्पू का क्या समय होगा, प्रकार से पूछा गया, ठीक है। तो देखेंगे उस टाइम हो जाएगा हमारा 6 PM हो जाएगा। निम्नलिखित में से मतलब एक देखेंगे ना तो ये होता है ना कि एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, तो उस हिसाब से इन्होंने निकाल के उन्होंने बताया कि कैसी चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है।
दूसरा कह रहे हैं कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। कुडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार अरावली में पाया जाता है। तो इसका हमारा बी मतलब अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं में कितनी होती है। तो टोटल देखेंगे तो 179 मतलब टोटल देखेंगे तो 179 रेखाएं खींची गई ग्लोब में, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की में खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल 89, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पर 89, इस प्रकार दोनों पे देखेंगे तो कितनी 179 में 0 अक्षांश रेखाओं को सम्मिलित किया जाता है। कोशी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 मीटर, 150, 30 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 97 का हो जाएगा कि 30 मीटर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो इसका हो जाएगा बघेलखंड, बी, ठीक है। तो बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र एमपी छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत एकमात्र स्थान है जहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। अगला करें 99, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। तो तिब्बत का सीमा से अल्मोड़ा स्पर्श नहीं करता, ठीक है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो ये होती है प्रशांत महासागर में एल नीनो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। थोड़ा सा एल नीनो और ला नीनो का दोनों का इफेक्ट आप लोग जरूर ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मतलब CJI मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय की कार्य 4 अन्य वरिष्ठ सम्मिलित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। तीसरा स्टेटमेंट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती और ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में उपलब्ध की गई। तो स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही हो जाएगा। देख लेते हैं कॉलेजियम प्रणाली चर्चा में बना रहता, अक्सर विवाद है इन सब की वजह से। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधानों द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित है। मतलब ये एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजन से ही इसको विकसित किया, इसके लिए कोई संविधान संशोधन या संसद द्वारा विकसित नहीं की गई है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मतलब CJI करते हैं। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत 4 वरिष्ठ मतलब सीनियर इसमें जज सम्मिलित होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत न्यायाधीश मामले 1993 से की गई थी, ठीक है। अब करें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा कह रहे हैं इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा कह रहे हैं कि इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A, 43A, 47, ठीक है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार दिया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें बताना है आपको कि तो इसमें मेरा सी मतलब 2 और 3 वाला स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या पूछा गया है 2 और 3 गलत है, क्यों? क्योंकि 47 नहीं था। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखिएगा कि सी मतलब कि 2 और 3 जो है स्टेटमेंट गलत है और जबकि पहला और चौथा इसमें सही है, ठीक है। तो अगर सही पूछेगा तो इसका हो जाएगा पहला, चौथा, और गलत पूछा गया तो 2 और 3, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को
जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए अनुच्छेद जोड़कर नीति निर्देशक में सम्मिलित किया गया था। एक संशोधन किया गया था। बच्चों के स्वास्थ्य विकास अवसरों को सुरक्षित करना 39 है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए देखेंगे गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता 39 है। कंपनियों के प्रबंधन में कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ था 43A, और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वन्यजीव ये सब रक्षा करने के लिए जो है 49A। ठीक है। 103 है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्ष्यों के संकेत, विशिष्ट संस्कृत, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑल ऑफ द एबव जो है ये सब अगर चीज़ें हैं तो उसको अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। 104 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया हमारा, तो ये देखेंगे तो अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं देखेंगे। 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो इसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, जबकि सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पे उच्च न्यायालय से पूछा गया। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित, अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और भाषाई अल्पसंख्यक। उसमें देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कि सी मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये मत पड़िएगा, आपको ये बताना कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है और छठवीं अनुसूची किससे संबंधित है और दोनों में विभिन्नताएं क्या क्या है 5वीं और 6वीं अनुसूची में। ठीक है, कह रहे हैं कि 108 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो इजी क्वेश्चन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। सूची राजनीतिक दल और कब स्थापना हुई थी, ये आपको मैच द फॉलोइंग में मिलाना है। तो देख लेते हैं सीधे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद 1964, 1925 में आई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1984 और 1998 में आई थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। किस या किन अनुच्छेद में के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं, तो हो जाएगा आर्टिकल 120(1). अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110(1) का संबंध धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122 का संबंध न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई से है, न कि जांच से। ठीक है, आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार मतलब FER में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो इसका हो जाएगा जो है ऑल ऑफ द एबव मतलब आरक्षित किस्म स्थिति, विशेष आहरण मतलब SDR और FCA मतलब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हो गई, ये चारों सम्मिलित हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये है सम्मिलित। उत्पत्ति के नियम। ठीक है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। दूसरा कह रहे हैं कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। चौथा कह रहे हैं कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें उपरोक्त में से सभी मतलब ये चारों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। ठीक है, शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष तक आयु के बीच मृत्यु का संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों से व्यक्त होती है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो दूसरा कह रहे हैं कि 1950 से मृत्यु दर 189.6 थी। यह वर्ष 2019 में 30 घटकर हो गई है। और मतलब RGI ठीक है
सॉरी SR, इसमें हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी अंतर है। देख लेते हैं कि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया मतलब RGI तथा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर है, तो इसका हो जाएगा हमारा 2, मतलब 2 और 3 जो है सी वाला आंसर, कि 2-3 स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, कि अब देखेंगे तो ये 1000 शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कहते हैं इस प्रकार है। शिशु मृत्यु दर जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1000 जीवित जन्मों में व्यक्त की जाती है। वहाँ पे 10,000 दिया तो गलत है। 2050 में इतनी थी, 1950 में इतनी थी, 2019 में इतनी है। ठीक है, अब ये मैटर इतना नहीं करता। अब आपको एक चीज़ बतानी कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ये पूछा भी गया है कि प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर इंडिया की कितनी है प्लस बिहार की कितनी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने से, ज्ञान में वृद्धि करने से, कौशल स्तरों में वृद्धि करने से, देश के लोगों की ज्ञान कौशल स्तरों में क्षमताओं में वृद्धि करने से। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर कि डी, मतलब केवल 4, कि देश के लोगों के ज्ञान कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करने से। ठीक है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कहना है कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहना है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेन देन के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दूसरा कह रहे हैं कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट, भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन क्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट? सी, मतलब केवल चौथा स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में। मतलब दिवालियापन अथवा शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में क्या होती है? असमर्थ होती है, जिसके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा इसे हल करने और लेन देन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यह ऋण का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो लोग या संस्थाएं लेनदारों को ऋण नहीं चुका सकते वे अपने कुछ या सभी ऋणों से राहत मांग सकते हैं। दिवाला से तात्पर्य संकट वित्तीय स्थितियों से जब ऋण का भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में नकदी की कमी आती है। दिवाला एक अवस्था है जिसमें दिवालियापन एक निष्कर्ष है, ये भी सही है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोध अक्षमता कार्रवाइयों की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत की गई थी। औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये हुआ था 1956 में। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन मतलब PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, कह रहे हैं कि यह योजना घरेलू और विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। मतलब PLI स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा करें, इस योजना के आवेदकों को 2 श्रेणियां वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां हैं। तीसरा करें कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में सम्मिलित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष में लगभग 8% के औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें कह रहे हैं कि प्रदान करता है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म सम्मिलित है। तो इसका हो जाएगा कि 2 और 3, मतलब कि 2 और 3, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही है। ठीक है, PLI इसके उस टाइम बहुत चर्चा में बनी हुई थी, फेमस थी, इसलिए भी थोड़ा सा कई बार पूछा गया। स्वामित्व योजना के बारे में भी उस टाइम ही चर्चा में थी, तो आपको विचार करना है। 118, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहें, यह योजना CORAS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीक प्रदान करने की योग्य मानक बनाने का प्रयास करता है। तीसरा कह रहे हैं कि
CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। तीसरा कह रहा है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों पर नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधार। ठीक है, आप देख लेते हैं इसमें जो है मतलब बी मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला और तीसरा। बट इसके बाद हम देख लेते हैं स्वामित्व योजना जो है किसकी योजना थी, ये भी कई बार पूछा गया है कई पेपरों में। तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक कार्य क्षेत्र की योजना थी। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से जो है क्रियान्वित किया जाता। और इस योजना को इसमें मतलब 24 अप्रैल 2021 को शुभारंभ किया गया था और 2020 को लॉन्च हुई थी। ध्यान रखिएगा, मतलब पहले पायलट प्रोजेक्ट मतलब किसी छोटे क्षेत्र में इसको लागू करके दिखाया जाता क्या रिजल्ट है, फिर ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 119 कह रहे हैं कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थितियों में अनुच्छेद 360 को लागू करने के लिए परिणाम निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। 360 करने की क्या टर्म कंडीशन होते हैं, ये मतलब पूछा गया। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो इसमें चौथा कह रहे हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखेगा। तो इसका हमारा स्टेटमेंट मतलब पहला, तीसरा और चौथा जो सही है। ठीक है, बस दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया है। ठीक है, मतलब आरक्षित रखे जा सकते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनक मंदी में योगदान करते हैं। कह रहे हैं कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा कह रहे हैं कि कुल मांग और उपभोग खर्च में कमी। चौथा कह रहे हैं कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। तो इसका हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा मतलब कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा डी, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। ठीक है, मुद्रास्फीति जन मंदी में योगदान करते हैं सभी। 121 हो गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ये भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में न केवल बिहार का बल्कि ऑल ओवर इंडिया का पढ़ के जाना। बिहार के 11 जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो अभी करंट अफेयर में जो मतलब करंट टाइम में जितनी होगी आपको उस हिसाब से यहाँ पे ध्यान रख के जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसमें देखेंगे तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। क्या है देख लेते हैं। गैर योजनागत व्यय सरकार एवं द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों में वेतन, सब्सिडी, ऋण, ब्याज, पेंशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण पर खर्च की जाने वाली राशि। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने में खर्च होता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मतलब ये है। अब करंट में जितनी भी बजट में इस टाइम में होगा उसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहे हैं कि इनमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया गया। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। ठीक है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है। निर्यात मतलब कह रहे हैं कि हम लोग वृद्धि मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है और आयात मंगा कम रहे, बट उल्टा है ना कि हम लोग इस टाइम भी हम लोग एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं। तो यही है कि कौन सा सत्य नहीं, तो सी वाला सत्य नहीं और सब सही है। ठीक है, कह रहे हैं कि संघ सरकार ने वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद से इतने तक पहुंच गया था। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद से इतना हो गया। अब देखिए इसमें ये भी करंट अफेयर का, बट हमें क्या होगा कि ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंट्रल का वित्तीय घाटा या बजट कितना है उससे संबंधित। तो हमें देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चन हमेशा सेंट्रल और राज्य
आर्थिक सर्वेक्षण, बजट दोनों पढ़ के आना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इससे पूछा गया है। कह रहे हैं कि 1857 की विद्रोह की विफलताओं के निम्नलिखित कौन से कारक थे। ठीक है, अंग्रेजों को सैन्य श्रेष्ठता, ठीक है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी ठीक है। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी स्टेटमेंट सही हैं। इसी कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा लगभग। ठीक है, कह रहे हैं कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल करने, उनके भोजन में जहर मिलाने से जान बचाई थी। हम लोगों ने पिछले बार भी देखेंगे तो हम लोग डिटेल में डिस्कस किया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो कौन था इसका स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा बी। बी मतलब बटक मियाँ। ठीक है, इन्होंने बता दिया था कि उसमें जहर में 1937 से 1938 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1937-38 में। तो 1937 से 38 के दौरान ध्यान रखिएगा, सहजानंद सरस्वती द्वारा। बर्खास्त का अर्थ होता है कि स्वसंवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बर्खास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ किया गया था और इसके कारण बिहार किराएदारी अधिनियम बर्खास्त भूमि पारित किया गया था। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा और मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें कालक्रम आपको व्यवस्थित करना, तो बी मतलब 4-2-4-1-3, मतलब कि सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, मॉडल मिंटो सुधार आया था 1909 में, होम रूल हुआ था 1916 में, खेड़ा 1918 में। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये जो इल्बर्ट बीच से संबंधित नहीं है लॉर्ड लिटन। ठीक है, क्योंकि इल्बर्ट के टाइम पे आया था। अब देख लेते हैं, कह रहे हैं कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिणी बिहार में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। तो इसमें दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। क्या है, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, कथन सत्य है, परंतु दक्षिणी बिहार में उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, कथन गलत है। ठीक है, 133 देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद सिंध किस पर बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर सिग्नेचर किया गया था। तो इसका बोला इलाहाबाद की संधि जो है, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना पर अपना कारखाना खोला था। कई बार रिपीटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। कब, 1632 में। ठीक है, रिपीटेड है, कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद जो मिल जो वाला केस हुआ था उसमें जो है 15 मार्च 1918 को इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये श्री कृष्ण सिंह। इनसे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल मतलब जो रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1946-61 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो उसमें हो जाएगा चंपारण समिति की स्थापना इन्होंने की थी। जब विरोध हुआ था तो उसको सॉल्व करने के लिए चंपारण समिति की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्प्लाई थे। इसके सदस्यों में DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी इसमें जो इसके और EML ट्रेनर इसके सचिव थे। ठीक है, सूची 1-2 आपको मिलानी है, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ टैगोर और राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी। अम्बाबाई
एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के किस राज्य से संबंधित थी, तो ये देखेंगे तो ये कहाँ से संबंधित थी, तो कर्नाटका से संबंधित थी। ठीक है। अम्माबाई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कई बार पूछा गया, तो जे एंड्रूज जो है कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, जबकि पी लॉरेंस अलेक्जेंडर जो इसके सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 39 ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए की गई थी। उपरोक्त विचारधारा दी थी हमारे लाला लाजपत राय ने, बी। ठीक है। अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट मतलब अपनी अपनी सोच को व्यक्त किया था कि वो कांग्रेस की स्थापना की, तो ये लाला लाजपत राय की थी। 40 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसमें देखेंगे कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार जो है पारित किया गया था। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग ये भी रीजनिंग का है। ये भी दोनों साइड देखेंगे तो ये रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मैथ देखिए यहाँ पे 150 तक पूरा यहाँ से कंप्लीट होता है और यहाँ पे कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। हम लोग एक साथ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में डिस्कस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ जो फिजिक्स है इन सब के मतलब अभी देखेंगे तो 70 दोनों मतलब 70 एग्ज़ाम 71 में कुछ मैथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आए, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लस मैथ के जो रीजनिंग क्वेश्चन एक साथ हम लोग 10 साल का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक और जो कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन पूछेंगे। मिलते हैं इसके साथ फिर 68 वाला बीपीएससी के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।